हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करा रही हूँ, तो आज भी मैं वही काम कर रही हूँ। तो आप देखिए, आज मैं 22 दिसंबर 2021 को जो क्वेश्चन पूछा गया था सीडीपी का, पूरे 30 क्वेश्चन, उसको आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक समस्या जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। पहला संवेगात्मक क्षेत्र, दूसरा संज्ञानात्मक क्षेत्र, तीसरा सामाजिक क्षेत्र, चौथा शारीरिक क्षेत्र। तो हमारा जो है बौद्धिक समस्या जो है ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान करना, वो हमारा जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ। ये सब जितना भी कार्य करते हैं हम अपने माइंड के द्वारा करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने एवं कलम पकड़ने सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? पहला विकास एकामी है, दूसरा विकास दिशा शीर्षगामी है, तीसरा विकास दिशा अधोगामी है, चौथा विकास क्रम अनिश्चित है। तो सना जो है पहले अपने शर्ट का बटन बंद करना सीख लेती है, उसके बाद ग्लास पकड़ना सीखती है। तो ये जो है हमारा बताता है कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा अर्धोगामी का एग्जाम्पल है। पहले हम अपने पास के अंगों पर नियंत्रण करना सीखते हैं, उसके बाद दूर के अंगों पर नियंत्रण करना सीखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। विकास की दिशा शीर्षगामी है। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? पहला केवल आनुवांशिकता का, दूसरा केवल वातावरण का, तीसरा विद्यालय और शिक्षा का, चौथा आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। तो बच्चों का विकास जो है वो आनुवांशिकता क्या हुआ? जो हमारे माता पिता से गुणधर्म मिले वो हमारा आनुवांशिकता हो जाता है। वातावरण, जो हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो हमारा वातावरण हो जाता है। तो विकास किसका परिणाम है? आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? पहला परिवार, दूसरा आस पड़ोस, तीसरा समकक्षी, चौथा सरकार। तो समाजीकरण का प्राथमिक कारक क्या होता है? पहला जो हमारा है वो हमारा परिवार है। हम जब आँख खोलते हैं या आप जब बच्चे थे अपने आँख खोले थे तो सबसे पहले आपके आसपास किसको पाए थे? आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, वो सब आपके आसपास थे। तो हमारा जो प्राथमिक होता है हमारा परिवार होता है। तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हांस की दुविधा पर बच्चे की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? पहला नैतिक विकास, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा मनोवैज्ञानिक विकास, चौथा व्यक्तिगत विकास। तो ये जो हांस की दुविधा पर है, इसमें हमारा जो है इसका जो ये जो है हांस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। तो नैतिक विकास पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 वर्षीय ललिता बटन के संग्रह को उसके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उससे सभी समूह के बटनों को एकत्रित किया। नौ वर्षीय लीला जो है पहले ने बटन के संग्रह को उसके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसके सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उसने उनके क्षेत्र के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला के विकास डैश चरण पर, पहला पूर्ण संक्रियात्मक, दूसरा अमूर्त संक्रियात्मक, तीसरा अमूर्त संक्रियात्मक, चौथा संवेदी कारक। तो 9 वर्ष की जो लीला है वो जो है अभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है।
जिसके कारण वो सामानों को अलग अलग भागों में बांट पाती है। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसे डैश कहते हैं। पहला आत्मसातीकरण, दूसरा समायोजन, तीसरा केंद्रीयता, चौथा संरक्षण। तो बच्चा जो वर्तमान तो जो बच्चा जो है पहले जिसके पास जो नॉलेज है उसके पास जो अलग उसको नॉलेज मिलता है वो दोनों को वो मिश्रित कर लेता है और एक नया नॉलेज बना लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मसातकरण। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चे का सीखना संदर्भ में डैश होता है। पहला मनोगतिशील, दूसरा मनोलैंगिक, तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक, चौथा व्यवहारगत। तो ये जो तर्क देता है विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चे का सीखने संदर्भ में होता है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनोगतिशील। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक। ये जो है लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा है। तो संज्ञानात्मक विकास को कौन सा कहा है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का है। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचने के लिए सहायता को उसके निष्पादन वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापक का किस नीति का प्रयोग कर रहे हैं? पहला सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, दूसरा अंतरपक्षता का प्रदर्शन, तीसरा पार, चौथा विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना। तो वो ये स्टूडेंट को हेल्प कर रही है यानी कि स्कैप फोल्डिंग दे रही है, एक सहारा दे रही है जिससे बच्चा आसानी से अपने कार्य को कर सकता है। तो वो ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में पहला शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रीय होता है, दूसरा योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, तीसरा विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाता है, चौथा अध्यापक दल और पुरस्कार द्वारा बच्चों के शिक्षण को दिशा देता है। तो प्रगतिशील कक्षा क्या होता है? जिसमें बच्चे के सारे संशय को, सारे डाउट को सॉल्व किया जाता है, बच्चे को केंद्र में रखकर उसको उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है, वो प्रगतिशील कक्षा होता है। तो विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 3 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरों के मनोदशा, स्वभाव और आरास्यों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। पहला अंतर्वैयक्तिक, दूसरा अंतर्वैयक्तिक, तीसरा स्थानिक, चौथा तार्किक गणित। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि पहला प्राथमिक कक्षा के बच्चों को उनके घर की या स्थानिक भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 है प्राथमिक कक्षा में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में उपयोग होना चाहिए। ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 शिक्षकों को द्विभाषिक उपकरण को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन 4 बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़के को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। तो यह सूचित करता है। तो ये जो हमारा सोसाइटी होता है वो पहले ही लड़के और लड़कियों को काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि ये कार्य लड़की का है और ये कार्य लड़की का है, जिसके बेस पे वो दोनों कार्य करने लगते हैं। तो ये जो है हमारा जेंडर रूढ़िवादिता का एग्जाम्पल है। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सतत और व्यापक मूल्यांकन इनमें से क्या शामिल है? पहला, मूल्यांकन के मापदंड और उपकरणों की योजना बनाना। दूसरा, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। तीसरा, बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। चौथा, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये जो है पहला सही बात है, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। दूसरा है शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेखों को तैयार करना। चौथा है शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? पहला, मुख्य रूप से रटने और कौशल का परीक्षण करना। दूसरा, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना। चौथा, विद्यार्थी का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कानून हाल में पारित किया है? पहला है, दिव्यांग जो है उनके लिए कौन सा कानून बनाया गया है? हमारा पहला है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कानून हाल में पारित किया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरा, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम। तीसरा, दिव्यांग के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम। चौथा, व्यक्ति का अधिकार अधिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेशी की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? ऑप्शन 1 है, शिक्षा केवल मानक है और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है। दूसरा, शिक्षा कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है। शिक्षा को विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती। शिक्षण सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायित्व शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए इसका क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? तो शिक्षा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण शास्त्र का प्रयोग करती है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करती है? पहला, शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। दूसरा, सतर्क है और परंतु उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, त्वरण के साथ प्रदर्शन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? निम्नलिखित में कौन प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं उनका IQ 130 से ज़्यादा होता है, वो चीज़ों को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शीघ्रता से सीखते और याद रखते हैं और तर्क है और तुरंत उत्तर देते हैं, शीघ्रता से अवलोकन करते हैं, त्वरित के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यंत दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? पहला, प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलने एवं पढ़ाना। दूसरा, 3 आयामी नक्शे और चार्ट। तीसरा, ऐसी किताब और बोर्ड जिनका छुआ या महसूस किया जा सकता है। चौथा, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। तो ये जो दृष्टिहीन बालक है उसको देखने में दिक्कत है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसी किताब और बोर्ड जिसका छूना और महसूस किया जा सकता है। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराना चाहिए। तो बात सही है, सीखने के लिए जो है कि अलग अलग तरीके बच्चों के लिए अवेलेबल कराना चाहिए। बात सही है, बात सही है। उसके बाद दूसरा है, सभी बच्चों की सीखने की क्षमता होती है। जी हाँ, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता बिल्कुल होती है। तो ऑप्शन 1 के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी जो निरंतर बोर्ड
नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है। परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? पहला, योग्यता की कमी, दूसरा, तैयारी की कमी, तीसरा, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण और चौथा, बुरी किस्मत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुरी किस्मत। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किस बातों को ध्यान में रखना चाहिए? पहला, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, दूसरा, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, तीसरा, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, चौथा, आकलन के विभिन्न विधियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। पहला, दूसरा और चौथा इसका सही है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? पहला, ढालना, दूसरा, क्रमबद्धता, तीसरा, सामाजिक पृथक्करण, चौथा, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। ऑप्शन हम 4 के साथ जाएंगे। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिता वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावना पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग करते हैं? पहला, व्यवहारवाद, दूसरा, रचनावाद, तीसरा, अस्पष्ट अनुदेशन, चौथा, सक्रिय अनुकूलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रचनावाद। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा ढांचा में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्र को सामाजिक संवेगात्मक अवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा है, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सही है, दोनों बात जो है सही कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटि को समझना निम्न में से क्या है? पहला, केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। दूसरा, शिक्षण प्रक्रियाओं में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है। तीसरा, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। चौथा, शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? पहला, प्रासंज्ञान, दूसरा, विश्लेषण, तीसरा, मनन। तो ये जो है समालोचनात्मक वो कंडीशन होता है जब हम तर्क कर पाते हैं, तर्क के आधार पे हम अपनी बातों को रख पाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों बात सही है। समालोचनात्मक में ये तीनों बातों को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है। अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं। विषय उकता महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उससे क्या करना चाहिए? अनीता जो है चौथी कक्षा की टीचर है और वो ऐसी कंडीशन का सामना कर रही है जहाँ कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं विषय में, मतलब कि वो जो पढ़ा रही है उसमें वो बच्चे बोरिंग महसूस कर रहे हैं, उसमें वो उसके बात को ध्यान से नहीं ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो इस विद्यार्थियों की अनदेखी करे और उसे विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखे। दूसरा, इन विद्यार्थियों को दंडित करे और उसकी सूचना उसके माता पिता को दे। तीसरा, पाठ के विषय वस्तु को पढ़ाने के तरीक़ों पर पुनः चिंतन करे। तीसरा, मान ले कि विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाठ के विषय वस्तु को पढ़ाने के तरीक़ों पर पुनः चिंतन करें। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा
किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थी को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए, इसके लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला, विद्यार्थी सबसे पहले कार्य ख़त्म कर ले और उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। ऐसा तो करने से कुछ खास नहीं होगा। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है या आती है और सबसे स्मार्ट है, ये भी नहीं होगा। ना तो ऑप्शन 2 होगा, ना ही ऑप्शन 1 होगा। अगला देखते हैं, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि इस गतिविधि पर क्या क्या सीख सकते हैं। वे विद्यार्थी जो जल्दी काम को पूरा खेल में नहीं जाने दे, ये भी नहीं होगा। इस काम पर कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि इन गतिविधियों में क्या क्या सीख सकते हैं। ऑप्शन 3 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सीखने की गति डैश है। पहला, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारक पर निर्भर। दूसरा, पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर। तीसरा, व्यक्तिगत और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। चौथा, व्यक्तिगत और पर्यावरण कारक दोनों पर स्वतंत्र। तो सीखने की गति जो है वो व्यक्तिगत और पर्यावरण कारणों की परस्पर क्रिया पर निर्भर है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। तो आज मैं आपको प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन 30 कंप्लीट करवा दी हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर से प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।